2024 की लड़ाई में राजनीति के 7 स्टार ने दिखाया जलवा। अखिलेश समेत 7 नेताओं का दिखा दबदबा। एक बार फिर साबित हो गया कि डिंपल यादव की हार के बाद अखिलेश जब मैदान में उतरते हैं तो बड़ी जीत हासिल करते हैं। 7 नेताओं का दम, कोई बना किंग मेकर तो किसी के पार्टी ने कर दिखाया कमाल। 2024 का लोकसभा चुनाव अभूतपूर्व प्रचार अभियान और नेताओं के शानदार रणनीतियों के लिए याद किया जाएगा। कई नेताओं और उनके पार्टियों के प्रदर्शन की उम्मीद विशेषज्ञ काफी पहले से जता रहे थे, लेकिन उन नेताओं ने सबको चौंका दिया जिन्हें चुनाव विशेषज्ञों ने महत्व नहीं दिया था, या उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्होंने नतीजे प्राप्त किए। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ नेताओं पर जो अपने कमाल के प्रदर्शन से आगामी लोकसभा का सीन बदलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव। एक बार फिर से साबित हो गया कि डिंपल यादव की हार के बाद अखिलेश यादव जब मैदान में उतरते हैं तो बड़ी जीत हासिल करते हैं। 2009 में डिंपल यादव को पहली बार फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस के राज बब्बर ने डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया था। हार के उसी दर्द के साथ अखिलेश यादव ने साइकिल उठाई और निकल पड़े थे। तब यूपी में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग वाली सरकार थी और मुलायम सिंह यादव का दिल्ली में मन लगने लगा था। 3 साल की कड़ी मशक्कत के बाद अखिलेश यादव घर तभी लौटे जब 2012 में समाजवादी पार्टी को यूपी के लोगों ने सत्ता सौंप दी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और जब उनकी खाली हुई कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुए तो ऐसे इंतजाम किए गए कि डिंपल यादव निर्विरोध जीतकर संसद पहुंच गईं। 2014 का चुनाव तो डिंपल यादव बड़े आराम से जीत गईं, लेकिन 2019 में मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद कन्नौज सीट गंवा बैठी। 10 साल बाद अखिलेश यादव के लिए दोबारा वैसा ही सदमा था और सदमे से तो वो डिंपल यादव की मैनपुरी की जीत के साथ ही उबर चुके थे, लेकिन बीजेपी से बदला अब जाकर पूरा हुआ। करो या मरो, अखिलेश यादव ने ये यूं ही नहीं कहा था। 2017 और 2022 ही नहीं, 2014 और 2019 में 5-5 सीटें ही मिली थी, जिससे डिंपल यादव बाहर थी। मायावती के गठबंधन तोड़ लेने और कांग्रेस के साथ एक बार फिर गठबंधन फेल हो जाने के बाद भी राहुल गांधी के साथ चुनावी समझौता किया। कोविड के दौरान अखिलेश यादव पर घर से नहीं निकलने तक के आरोप लग रहे थे। लोकसभा चुनावों को लेकर भी कहा जा रहा था कि बहुत देर से जगे। सामने देश की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी से लड़ाई थी। एक साथ मोदी और योगी दोनों से 2-2 हाथ करने थे, लेकिन अखिलेश यादव ने डटकर मुकाबला किया और राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन से बीजेपी के पक्ष में बने माहौल में संघर्ष किया और फैजाबाद की सीट पर भी सपा काबिज हो गई। चंद्रबाबू नायडू का एनडीए के साथ पिछला अनुभव अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ फिर से हाथ मिलाने का फैसला किया, टीडीपी भी बीजेपी के साथ वैसे ही पेश आई। 2019 से पहले नायडू के एनडीए छोड़ देने से नाराज तो बीजेपी भी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में पांव जमाने के लिए उसे भी एक बैसाखी की जरूरत थी। 2019 के आम चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की खूब कोशिशें की थी। चुनावी नतीजे आने के पहले तक राहुल गांधी और ममता बनर्जी को एक साथ बिठाकर विपक्ष की मीटिंग कराना चाहते थे, लेकिन टीएमसी ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। जगन मोहन रेड्डी ने परेशान करने में नायडू को कोई कसर बाकी नहीं रखी, जेल तक भेज डाला। जेल से बाहर आकर चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक लड़ाई छेड़ दी और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में उभरे असंतोष का पूरा फायदा उठाया। आज की तारीख में नायडू के दोनों हाथों में लड्डू है तो सिर भी कढ़ाई में है। सूबे में सत्ता तो मिली ही, लोकसभा की इतनी सीटें मिली कि एनडीए छोड़ना नहीं चाहता। फिर इंडिया ब्लॉक भी चारा डालने की कोशिश में है। खोई हुई जमीन पर काबिज होने के साथ साथ किंग मेकर बनकर उभरे हैं चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से तो बेदखल किया ही, आंध्र प्रदेश की 16 सीटों पर बढ़त बनाने के साथ ही वाईएसआरसीपी को 4 सीटों पर समेट दिया। नीतीश कुमार तो सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। ढलती उम्र और घटती लोकप्रियता के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी पलटू स्किल का भरपूर इस्तेमाल किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहते हुए भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़कर बदला ले लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान की मदद से नीतीश कुमार को सबसे कम सीटों पर समेट दिया था। अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायकों पर भी हाथ साफ कर दिया था। मौका देकर अगस्त 2022 में लालू यादव के साथ चले गए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन बात नहीं बनी तो बीजेपी के नाना करने के बावजूद मजबूरन फिर से जनवरी 2024 में एनडीए में शामिल हो गए। चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी की तरह नीतीश कुमार भी बीजेपी के बराबर 12 सीटों पर बढ़त बनाकर एक मजबूत किंगमेकर बनकर उभरे हैं और ऐसी पोजीशन हासिल कर लिए कि दोनों तरफ तगड़ा मोलभाव करने की स्थिति में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने अखिलेश यादव की तरह करो या मरो जैसी बात भले ना कही हो, लेकिन उनकी स्थिति तो और भी बुरी हो गई थी। बीजेपी से दुश्मनी लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन एक दिन एक झटके में बदले की आग में धधकती बीजेपी ने ही पैरों तले जमीन ही खींच डाली। एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते पार्टी से भी पैदल हो गए। चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना का असली नेता बना दिया और बीजेपी की मदद से वो एक साथ पार्टी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने और बेटी आदित्य ठाकरे का भविष्य सुरक्षित रखने का आखिरी मौका था। अब अगर महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता में वापसी नहीं भी कर पाए तो भी उद्धव ठाकरे को कोई मलाल नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के रुझानों की बात करें तो बीजेपी
बीजेपी के पास उद्धव ठाकरे से बीजेपी को 10 सीटें मिली, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीट मिली। और सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से 2 सीट कम 7 मिली। ममता बनर्जी ने 2-3 साल के भीतर दूसरी बार बीजेपी को पटखनी दे डाली। शुभेंदु अधिकारी जैसे मजबूत सहयोगी को गंवाने के बाद उनके खिलाफ नंदीग्राम से खुद हारकर ममता बनर्जी ने टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सत्ता दिला दी थी। और इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी बंगाल में टीएमसी को तहस नहस कर डालेगी, लेकिन ममता ने ऐसा होने नहीं दिया। एक बार तो लगा था कि इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर ममता ने ठीक नहीं किया, लेकिन जीत तो हर बात का जवाब होती है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 29 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाकर सभी सवालों का जवाब दे दिया। बीजेपी का 12 सीटों पर सिमटते नजर आना तृणमूल कांग्रेस के लिए बोनस है। प्रियंका गांधी वाड्रा। अव्वल तो राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे 2 कदम आगे नजर आ रही। बेशक राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीत गए, लेकिन अमेठी का बदला तो प्रियंका ने ही लिया। 2019 के आम चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस में औपचारिक तौर पर महासचिव बनाया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा भी दिया गया। 2022 के यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व भी किया, लेकिन हिस्से में हार ही आई। रायबरेली की सीट कांग्रेस के बचा लेने और अमेठी फिर से हासिल कर लेने की क्रेडिट तो प्रियंका गांधी को ही मिलेगा, और ये चीज उनको लोकसभा चुनाव 2024 में स्टार परफॉर्मर बनाती है। चंद्रशेखर आजाद। 2022 में विधानसभा पहुंचने के लिए जूझ रहे भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद को सीधे संसद में दाखिला मिल चुका है। सहारनपुर हिंसा के लिए जेल भेजे जाने और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से उबरने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद बाहर आए तो मायावती को बुआ कहकर संबोधित किया, लेकिन बीएसपी नेता ने सीधे सीधे रिश्ता खारिज कर दिया था कि वो किसी की बुआ नहीं। और उसके बाद वो लगातार अपने दलित समर्थकों को आगाह करती रही कि चंद्रशेखर जैसे लोगों के झांसे में आने की जरूरत नहीं। संघर्ष के दौरान कभी प्रियंका गांधी की सहानुभूति मिली तो कभी अखिलेश यादव बातचीत के लिए राजी हुए, लेकिन उनकी डिमांड किसी ने भी पूरी नहीं की। 2019 में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन मोटरसाइकिल रैली कर लौट गए। 2022 में वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। यूपी में उपचुनावों के दौरान वो आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ लगे रहे और राजस्थान में भी उनके साथ जमीन तलाशते रहे। जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ चले जाना चंद्रशेखर के लिए बहुत अच्छा रहा। केंद्र सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा तो मिली ही, ऐसी परिस्थितियां बनी कि नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया और करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत भी हासिल कर ली।